नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव, आईआईटी दिल्ली से हूँ मैं और आज हम शुरू करने वाले हैं जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर करके आना और जब क्वेश्चंस आए तो पहले खुद से ट्राई कर लेना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर खुद से चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व कराऊंगा बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का टारगेट जेईई एडवांस 2025 के लिए मैं लास्ट 10 ईयर सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व करने से अब फायदा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व क्यों करें? प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है कि को क्वेश्चंस की टाइप का पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, मतलब जेईई एडवांस में किस तरह का क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इधर मतलब सवाल तो सीधा रिपीट नहीं होते, जो होता है कि इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स आता है ना, वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं। तो बिना देरी ना करते जेईई एडवांस 2023 का पहले सवाल है ये। पहले सवाल में क्या बोला है कि लॉग ऑफ के वाइस वर्सेस 1/t दिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये। अब ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं k इज इक्वल टू द पावर ई ए माइनस बाई आर टी। मतलब k क्या है? रेट कांस्टेंट है, ये आर्हेनियस फैक्टर है और e टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी r और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। और इसे हम लोग अगर ढंग से लिखे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। और आप सबको पता होगा कि ln k इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ k। अब log ऑफ k क्या होगा? log ऑफ a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब देखो गलती क्या होगा कि इधर ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब इधर जो के एफ है ना, ये के एफ है सिर्फ फॉरवर्ड, और हम लोगों को जो रेट कांस्टेंट होता है ना, के इजिकल टू के एफ बाई के भी होता है, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब अगर k इजिकल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.3003 आर टी बोला है, तो पहले हम लोग को जो ये ग्राफ दिया है ना, ये लॉग के एफ बाई 1/2 के लिए टी के लिए। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि लॉग के एफ इजिकल टू लॉग ऑफ ई ए एफ, सॉरी ए माइनस ई ए एफ बाई 2.303 आर टी। और हम लोग को पता है लॉग ऑफ, इधर क्वेश्चन में दिया है कि ए एफ क्या है? 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स और ए बी क्या है? 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स। लॉग के एफ को हम लोग ढंग से लिखे तो लॉग ऑफ के एफ का वैल्यू क्या दिया है? 9 दिया है। 9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एफ मतलब 10 टू द पावर 15 माइनस ई ए एफ बाई 2.303 और इंटू 1/2 का वैल्यू है 0.002। इधर से 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए एफ बाई 2.303 आर इंटू 0.002। तो ई ए एफ का वैल्यू क्या आएगा? ई ए एफ का वैल्यू आएगा 6 इंटू 2.303 आर बाई 0.00। तो इसे हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं कि 2.30 आर को 2.303 आर इंटू 6/0.2, ये 2 से 3 हो गया और 0.001 था, वो ऊपर चला जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई ए एफ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या निकल रहा है? 3000 इंटू 2.303 आर। ये हम लोग का पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या है कि जो क्वेश्चन में बोला है कि प्रीन एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन तो ये है इफ द लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन एट 500 केल्विन इज 6। बोला गया है कि लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, उसका वैल्यू आ रहा है 6। तो लॉग के बी का वैल्यू क्या होगा? 250 केल्विन पे 250 टेम्परेचर है।
100 केल्विन और 250 केल्विन। अब 500 केल्विन में इसका वैल्यू है 6। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखें तो log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ k माइनस ई ए बाई 2.303 आरटी। अगर हम लोग को पता है log ऑफ के एफ क्या हो रहा है, log ऑफ ए एफ माइनस ई ए एफ बाई 2.303 आरटी, और log के बी का वैल्यू क्या है, log ऑफ ए बी माइनस ई ए बी बाई 2.303 आरटी। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं। तो 1 माइनस 2 हम लोग अगर करें तो log ऑफ के एफ बाई के बी, जो हम लोगों को पता है log k होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ ए एफ बाई ए बी माइनस ऑफ ई ए एफ माइनस ई ए बी, और इसे हम लोग कॉमन लेके 2.303 आरटी कर देते। log k का वैल्यू क्या है, ये 6 आ रहा है, और log 6 इज इक्वल टू फिर क्या है, log ऑफ ए एफ, ए एफ मतलब 10 टू द पावर 15 बाई 10 टू द पावर 11 माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी बाई 2.303 आरटी। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 10 टू पावर 15 माइनस 10 टू पावर 11 इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 आएगा। 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल कर लेफ्ट साइड में आ जाओ तो माइनस आ जाता है। माइनस ऑफ ई ए एफ माइनस ई ए बी बाई 2.303 आरटी। इसे हम लोग माइनस को इधर ले आए तो ई ए एफ माइनस ई ए बी, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है -2 और +2 हो रहा है, +2 इंटू 2.303 आरटी। ये -2 आएगा, सॉरी, इसे हम लोग रब कर देते हैं, ये -2 आ रहा है। तो ई ए बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ई ए बी मतलब ई ए एफ +2 इंटू 2.303 आर इंटू टेम्परेचर क्या बोला है, 500 केल्विन। अब ई ए एफ का वैल्यू हम लोगों को पता है, ई ए एफ का वैल्यू क्या है, 3000 इंटू 2.303 आर, मतलब 3000 इंटू 2.303 आर प्लस 1000 इंटू 2.303 आर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो टोटल करेंगे तो 4000 इंटू 2.303 आर आ रहा है। अब हम लोगों को बोला है कि log kb का वैल्यू निकालने के लिए एट 250 केल्विन, एट 250 केल्विन log kb का वैल्यू क्या होगा, पहले एट 250 केल्विन क्या हो रहा है, log kb का वैल्यू क्या है, log ऑफ ए बी माइनस ई ए बी बाई 2.303 आरटी। अब log ऑफ एबी का वैल्यू, log ऑफ ये एबी का जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आर्हेनियस इक्वेशन का, ये तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा तो log ऑफ एबी मतलब log ऑफ 10 टू द पावर 11 है, माइनस ई ए बी का वैल्यू क्या है, 4000 इंटू 2.303 आर बाई 2.303 आर इंटू 250। अब ये दोनों तो कट गया, आर आर कट गया, 250 100 जीरो जीरो तो कट दो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, तो और तो ये आएगा 16। तो क्या हो रहा है, log 10 टू द पावर 11 मतलब 11 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि log मॉड्यूलस ऑफ log केबी का वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ log केबी मतलब मॉड्यूलस ऑफ -5, मतलब इसका वैल्यू 5 है, ना कि -5 है, -5 लिखोगे तो खत्म गया, तो इसका वैल्यू आ रहा है क्या, 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों का सॉल्व आ गया जिसका आंसर हो गया 5। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग दिया है कि कुछ रेट इक्वेशंस दे दिया है, रेट इक्वेशंस के बदले उन लोगों ने बोला है कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए। तो मैच द फॉलोइंग करने से तो क्या होगा, पहला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के क्या बोला है, रेट इज इक्वल टू के एक्स इंटू के एक्स प्लस एक्स अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। इसमें बोला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स क्या है, मच लेस देन एक्स। देखो इसमें क्या होगा, इसमें रेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, रेट इज इक्वल टू के एक्स बाई एक्स प्लस एक्स। अब एक्स को हम लोग नीचे ले आते हैं, मतलब एक्स को इधर ना लिख के हम लोग नीचे लिखते हैं, तो एक्स बाई एक्स प्लस 1 हो रहा है। अब इज इक्वल टू, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोला है, तो ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो ये हम लोगों का है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हाफ लाइफ के बराबर और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स दिया है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो ये एक्स है ना, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आफ्टर टाइम, बहुत टाइम के बाद। अब बहुत टाइम के बाद हम लोग को मान लेते हैं कि टाइम लोगे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी टाइम लोगे तो एक्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 इंक्रीज हो गया तो एक्स एक्स बाई एक्स जो है ना, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्लस वन है, मतलब इजिकल टू के इंटू एक्स टू दावर जीरो, मतलब सिर्फ के आ रहा है कि एक्स टू दावर जीरो का हम लोग मल्टीप्लाई एक्स टू दावर जीरो का मतलब क्या होता है, इजिकल टू वन। तो इसका वैल्यू क्या के ही आ रहा है, मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। अब ये तो हो गया हम लोग का जीरो ऑर्डर। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट जो वैल्यू है ना, ये नेक्स्ट का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है लॉग रेट इज इक्वल टू के एक्स बाई के एक्स प्लस एक्स। रेट इज इक्वल टू के एक्स बाई के एस प्लस एक्स। अब इसका बोला है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स क्या है, मच लेस देन एक्स। एक्स का वैल्यू और मच लेस देन एक्स एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है एक्स से। तो एक्स एक्स का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है एक्स से, तो रेट का एक वैल्यू क्या आ रहा है, के एक्स बाई एक्स एस, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स का वैल्यू है, ये उल्टा दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है एक्स से ज्यादा। तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग को एक्स से ज्यादा दिया है, तो क्या होगा, रेट का वैल्यू क्या होगा, के इंटू एक्स बाई, ये के एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, सी बी एक्स, मतलब ये भी आ रहा है जीरो ऑर्डर इक्वेशन। जीरो ऑर्डर इक्वेशन आ रहा है। और इसमें बोला है था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर देन। अब इसका इक्वेशन ही अलग है, इधर एक स्क्वायर है और बोला है एक्स का बहुत हाई है एक्स एक्स से। तो इसे हम लोग लिखे, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, तो ये आर एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू दावर वन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है कि ये जीरो ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब हम लोग अगर टी हाफ निकाल लें, तो ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू, मतलब जो रेट कांस्टेंट होगा, या फिर हाफ लाइफ निकाल लो, हाफ लाइफ क्या हो रहा है, ए नॉट बाई, ये हो रहा है हम लोग का जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखें, तो इसका वैल्यू क्या आता है, एल एन ए इजिकल टू एल एन ए नॉट माइनस टू के माइनस के टी। और इसका हाफ लाइफ सबको पता है, ये तो 0.693 बाई के होता है, मतलब एल एन टू बाई के। अब एल एन टू बाई के ये तो कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंडेंस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट के ऊपर कोई, जैसे जीरो ऑर्डर इक्वेशन में ए नॉट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड करता है, मगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता। तो पहला जो केस था ना, जो पहला केस था, उसे तो मतलब कोई अदर कंडीशंस अप्लाई नहीं किया था। पहले हम लोग सेकंड थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ को देखें, तो सेकंड ऑर्डर क्या बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर इधर से क्या निकला, जब एक्स का कॉन्सेंट्रेशन लेस था, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन लेस था, मतलब आ, ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ रहा था। उसके बाद ये आ रहा था जीरो ऑर्डर इक्वेशन। तो ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये आ रहा है जीरो ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ तो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो सेकंड का जो वैल्यू आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, क्यू, या हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्योंकि इसका हाफ लाइफ आता है टी हाफ इजिकल टू 0.693 वाई के, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। और क्या होता है कि हम सबको पता है एल एन ए इजिकल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब टाइम के बराबर अगर ले लो, तो एल एन ए नॉट ये इंटरसेप्ट आएगा, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, एल एन ए वर्सेस टी अगर हम ग्राफ करें, तो ये तो डिक्रीजिंग स्लोप क्या आएगा, माइनस के।
और ये इंटरसेप्ट क्या आएगा? इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ln t नॉट। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए आ रहा है। तो इसका क्या आएगा? ये जो जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दिया आएगा, इसके लिए q आएगा और t आएगा। ये भी हम लोग का आया फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो इसके लिए भी क्या आ रहा है? q और t आ रहा है। और इसके लिए क्या आ रहा है? देखो जीरो ऑर्डर इक्वेशन है। अब जीरो ऑर्डर इक्वेशन में क्या होता है? हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना अच्छे से हाफ लाइफ बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये एकदम बिल्कुल हाफ लाइफ बराबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये पी क्या आ रहा है? ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए है। और क्या हो रहा है? और हम लोगों को पता है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए है। और ये जो ग्राफ है ना, ये एल एन नॉर्मल ए वर्सेस टी ग्राफ करे तो ये होगा ए नॉट का वैल्यू और स्लोप क्या होगा? माइनस के। तो जीरो ऑर्डर जो इक्वेशन दिखा रहा है उसको क्या क्या आ रहा है? पी के लिए आ रहा है और एस के लिए आ रहा है। तो ये आएगा पी के लिए और ये आएगा एस के लिए। अब देखो, और ये आ रहा है क्यू और टी के लिए। तो फोर्थ वाला जो आ रहा है क्यू और टी के लिए, देखो फोर्थ वाला आर आ रहा है, फोर्थ वाला आर आ रहा है, मतलब सी खत्म, डी खत्म। अब फोर्थ वाला टी आ सकता है। अब थर्ड वाला एस तो दोनों में ही सेम है, वो तो देखने लायक नहीं है। अब सेकंड का आ रहा है एस, सेकंड का आ रहा है क्यू, अब सेकंड का आ रहा है क्यू। मतलब ये हो गया हम लोग का ए राइट आंसर। मतलब इसमें से राइट आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड वाला, मतलब सेकंड का फर्स्ट आंसर है ए। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन पे। ये है थर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। मतलब सीधा, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक सा मतलब जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो बेसिक फॉर्मूला सिखाते हैं ना रेट कांस्टेंट का, और सीधी सीधी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर हम लोग खुल के लिखे एलिमेंट्री इक्वेशन के लिए कि माइनस हाफ dx dt is equal to माइनस dy dt is equal to k। मतलब ये रेट का इक्वेशन आ रहा है k इंटू एक्स, और ये हम लोगों को बोला है इज इक्वल टू dpdt। अब क्या बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dpdt और के एक्स, ये तो गिवन कंडीशन है, क्योंकि ऑर्डर हम लोग तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, ये थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं होता। अब बोला गया है कि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें जो हो रहा है क्या, dpdt is equal to dpdt is equal to k of x और माइनस हाफ ऑफ dx dt is equal to k of x। तो अगर हम लोग dx dt लिखे तो dx dt क्या हो रहा है? माइनस ऑफ 2kx। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाले dx by k is equal to माइनस ऑफ 2k dt, तो क्या आएगा? ln x is equal to माइनस 2kt। अब देखो इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई k इंटू पी। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें बोल रहा है एट टाइम टू द पावर 50 सेकंड 0.5 मोल ऑफ वाई इज लेफ्ट। पहले क्या था? पहले अगर हम लोग इधर t इजिकल टू जीरो लिखे तो इधर 2 था, ये 1 था, ये 0 था। तो टाइम इजिकल टू 50 सेकंड में क्या हो रहा है? ये 0.5, मतलब इसका 0.5 मोल रिएक्ट किया है, इसका 0.5 मतलब इसका एक रिएक्ट करेगा। तो ये बचा है 2 माइनस 1 और इसका होगा 0.5। मतलब इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 0.5, इसका आ रहा है 0.5। और हम लोगों को पता है ln x इजिकल टू माइनस ऑफ 2kt। अगर हम लोग इसके फॉर्मूला में निकाले तो क्या होगा? एट 50 सेकेंड सेकेंड k का वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना, तो k इजिकल टू ऑफ ln x बाई 2k इजिकल टू माइनस ऑफ ln 1 बाई, इसमें क्या हो रहा है? ln इसमें आ रहा है ln बाई 1 बाई 2, इसके बाद बीच में 2k। तो ये मेरा ln 2 बाई 2 इंटू, सॉरी ये t 50 सेकंड होगा, 2t होगा, 2t। टाइम कितना है? 50 सेकंड। तो k इज इक्वल टू ln 2 बाई 2 इंटू 50। मतलब
ln2/100 ये आ रहा है के का फॉर्मूला। अब देखो इधर बोला गया है द रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 13.86 into 10 to the power 4 और इधर वैल्यू क्या आ रहा है ln2/100 अगर मैं करूँ तो ln ऑफ 2 आ रहा है 0.693 तो ये 0.693 into 10 to the power -2 तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0.00693 और अगर हम लोग सही से लिखे तो 6.93 into 10 to the power -3 तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद बोला है द हाफ लाइफ ऑफ द एक्स इज 50 सेकंड तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है टी 0.693 और इधर क्या है इधर रिएक्शन है हम लोगों का 2k रिएक्शन रेट कांस्टेंट इधर है 2k तो हम लोग को इसे सही से लिखे तो 0.693 बाई के का वैल्यू 2k का वैल्यू क्या होगा ये बोला है 2k का वैल्यू के लिए तो 2k का वैल्यू है 2 इंटू 0.693 इंटू 10 टू द पावर -3 तो ये हम लोग को ढंग से लिखे तो क्या होगा 0.693 बाई 2 इंटू 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2 तो ये तो कट गया 100/2 इजिकल टू 50 सेकेंड अब ये ऑप्शन तो सही रहा ये ऑप्शन गलत है और अब एट 50 सेकेंड dx माइनस dx बाई dt इजिकल टू 13.86 अब माइनस dx बाई dt क्या था माइनस dx बाई dt है 2 इंटू के इंटू एक्स एक्स का वैल्यू एट 50 सेकंड क्या है एट द 50 सेकंड एक्स का वैल्यू है 1 एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो हम लोग क्या निकल सकते हैं एक्स का वैल्यू 1 1 टू द पावर 1 मतलब 2k अब 2k का वैल्यू क्या होगा 2k का वैल्यू है ये इंटू 2 मतलब 2 इंटू 0.693 इंटू 10 टू द पावर -3 इजिकल टू 13.86 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये माइनस डी एक्स बाई डी टी का फॉर्मूला है तो ये तो सही रहा अब बोला है एट 100 सेकंड माइनस डी वाई बाई डी टी इजिकल टू 3.46 इंटू डी एक्स बाई डी टी और डी वाई डी टी का फॉर्मूला क्या था माइनस हाफ ऑफ डी एक्स डी टी इजिकल टू माइनस डी वाई डी टी था तो ये हम लोग सही से करें तो क्या हो रहा है डी वाई डी टी इजिकल टू हाफ ऑफ डी एक्स डी टी ये आ रहा है तो एट 100 सेकंड क्या होगा एट 100 सेकंड माइनस हाफ डी एक्स डी टी इजिकल टू माइनस डी वाई डी टी अब डिवाइड dt निकालने बोल रहा है डिवाइड dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिवाइड dt इज इक्वल टू क्या हो रहा है ln2/100 इंटू हाफ हाफ dx बाई dt क्या था dx बाई dt था हम लोगों का dx बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू के टू द पावर x 2k x मतलब ये वैल्यू आ रहा है अब ये वैल्यू अगर आएगा तो ये हम लोग ये निकाल सकते हैं अब ln2/100 इंटू हाफ तो ये क्या ln2/100 का वैल्यू क्या था ln2/100 का वैल्यू था 6.93 इंटू 10 to the power -3 6.93 इंटू सॉरी 6.93 इंटू 10 to the power -3 अब हम जब 2 से डिवाइड करें तो ये 3.46 समथिंग को जाएगा इंटू 10 to the power -3 तो इसका आंसर दिया गया है 3.46 इंटू 10 to the power -3 तो ये भी सही क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन 3 का आंसर है बी सी और डी अब इसके बाद अरे फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन अब ये एक SN1 रिएक्शन है अब SN1 रिएक्शन हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो इसका रेट इक्वेशन पर रेट जब पढ़ते हैं इसका रेट जब RDS स्टेप होता है ना RDS स्टेप है क्योंकि ये SN1 रिएक्शन कैसे मैं पहचानता हूँ ये SN1 रिएक्शन जा रहा है क्योंकि इसमें एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जब ब्रोमीन निकलेगा तो ये CH3 कार्बन CH3 तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ये पॉजिटिव चार्ज 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी गेन करता है बहुत ज्यादा इसका स्टेबिलिटी बन जाता है अब बहुत ज्यादा इनका स्टेबिलिटी बन जाता है तो इसका RDS SN1 से जा रहा है तो इसके बाद वाटर आता है वाटर आके अटैक करता है तो इसका रेट अगर हम लोग लिखे तो इसका रेट है इंटरमीडिएट टू द पावर 1 मतलब आ रहा है K इंटू CH3 होल 3 कार्बोकेटाइन प्लस अब ये अगर फर्स्ट ए तो फिर आ रहा है तो
हम लोग इसमें से क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो टी हाफ इजिकल टू क्या होगा, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के होगा। तो इसका तो फिक्स्ड है, मतलब टी हाफ से अगर कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर टी हाफ डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब टी हाफ पी नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये सिंगल लाइन रहा, ये एक सिंगल लाइन है, दिस इज अ सिंगल लाइन। इसके बाद इनिशियल रेट और इसका स्टार्ट, अब हमें पता है कि एल एन ए इजिकल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। तो रेट के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, तो ये तो गलत ग्राफ हो गया। अब क्यू बाई पी नॉट इजिकल टू डी, अब इसे हम लोग निकाले तो क्यू बाई पी नॉट इजिकल टू, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एल एन पी नॉट बाई पी इजिकल टू के टी होगा। अब एल एन पी बाई पी नॉट क्या होगा, माइनस के टी। तो क्यू बाई पी नॉट क्या हो रहा है, क्यू इजिकल टू पी नॉट मतलब प्रोडक्ट पी नॉट माइनस पी, जितना रिएक्ट किया इंटरमीडिएट बाई पी नॉट, मतलब 1 - पी बाई पी नॉट। अब पी बाई पी नॉट मतलब क्या होगा, पी बाई पी नॉट इजिकल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो 1 - ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो इसका ग्राफ तो 1 से माइनस हो रहा है ना, तो इसका ग्राफ ये नहीं आ रहा है। अब और क्या है, एल एन पी बाई पी नॉट। अब एल एन पी बाई पी नॉट इजिकल टू माइनस ऑफ के टी, मतलब इसका एक नेगेटिव स्लोप है, मगर इसमें पॉजिटिव स्लोप दिया है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। तो फोर्थ का ऑप्शन सब बस ए है। इसके बाद हम लोग जाए फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूरेनियम निकाल रहा है, ये 92 होगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। इन द डीके सीक्वेंस यूरेनियम, यूरेनियम से कुछ बाहर जा रहा है, 234 थोरियम जा रहा है, फिर 234 पे पैलेडियम, जो ये हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, माइनस x1 जो है ना, x1 क्या है, x1 जेड इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। अब जेड क्या है, जेड तो ये है, अब जेड 92 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब है यूरेनियम है। अब x1 क्या होगा, 92 से 90 जा रहा है, मतलब अल्फा, अल्फा निकाला है। आपको भी पता है अल्फा क्या है, अल्फा कुछ नहीं, 4 हीलियम 2, मतलब ये अल्फा है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल निकल गया, उसके बाद 90 से 91 जा रहा है, मतलब एक बीटा माइनस डीके हो रहा है। उसके बाद 91 से 92 मतलब फिर एक बीटा जा रहा है, और 92 से 90 मतलब फिर एक अल्फा जा रहा है। x2 क्या हो गया, x2 आ रहा है हम लोगों का बीटा माइनस, ये सही है। अब x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब x1 क्या है, x1 मतलब एक हीलियम आयन पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव पार्टिकल है मतलब ये डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये तो हो गया। अब x3 क्या रहा, x3 आ रहा है बीटा, क्योंकि इसके इसके वजह से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है। तो एटम x3 तो हम लोगों का गामा रे, गामा रे मतलब गामा 0/0, इसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर कुछ चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए बी एंड सी, ए बी सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द काइनेटिक डेटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ द इक्वेशन ए इज इक्वल टू 0.15 मोल डीएम माइनस 3, 0.25 मोल डीएम माइनस 6 इज इक्वल टू 0.15 मोल डीएम माइनस 3 फाउंड टू बी वाई इंटू डॉट 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 डॉट। तो ये ना, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये जब चार्ट दिख जाए ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा, मतलब एक बार आप दिमाग लगा लो, ये सबसे आसान हो जाता है। पहले ये लिख लो कि रेट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन करने से पहले ना ये लिख लो के इंटू एक्स वी टू द पावर वाई सी टू द पावर जेड। अब देखो, अब देखना कि किस जगह दोनों कांस्टेंट रह रहा है, मतलब इसमें ना ए और सी को कांस्टेंट रखा है, बी को बस डबल कर रहा है। अब बी को डबल करने से रेट ऑफ फ्रिक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब बी मतलब वाई इज इक्वल टू 0।
ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग अब b का तो हो गया, अब b को कांस्टेंट कर दे, तो 0.1 और 0.1 को कांस्टेंट रहने देते हैं, 0.0.2 को कांस्टेंट रहने देते हैं, इसको डबल करते हैं। इसको जब डबल करते हैं तो 6.0 से 1.2 होता है, मतलब इंटू 10 टू द माइनस 5 और इंटू 10 टू द, मतलब ये ढंग से लिखे तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो 6 से 2 12 हो रहा है, तो डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है मतलब इस इधर भी डबल हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है। तो c के लिए जो है मतलब z इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें k इंटू ए टू द पावर x है। अब a को निकालना है, मतलब b और c को कांस्टेंट रखना है। b और c एक जगह ही कांस्टेंट हो रहा है, 0.1 0.1 0.1 0.1, इधर 2/3, मतलब ये जो रेशियो आ रहा है 2/3 इक्वल टू 6/9, ये सही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो रेट जो आ रहा है, रेट इज इक्वल टू k a x b y c z, ये तो आ गया। अब हम लोगों को बोला है द वैल्यू ऑफ y क्या होगा। तो अगर कोई भी एक रिएक्शन पकड़ लो, मतलब कोई भी एक एक बस सॉल्यूशन स्टेप निकाल लो, तो क्या हो रहा है, रेट आ रहा है 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू k a 1 c 1, क्योंकि हमें तो k चाहिए, रेट रेट कांस्टेंट चाहिए। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू जब तक तुम पुट नहीं करोगे तब तक तो ये नहीं हो रहा है ना, तो y का वैल्यू निकालना चाहिए ना, रेट ऑफ द रिएक्शन का। तो ये क्या आ रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू k इंटू ए बोला है 0.2 इंटू सी 0.1। तो इधर से जो k हम लोग का k वैल्यू आ रहा है, तो k इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 0.2 इंटू 0.1, मतलब ये लगभग आ रहा है हम लोगों का, सॉरी ये 0.15 होगा ना, हाँ, जीरो ए 0 पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसके वजह से 0.5 मतलब 6 इंटू टू, टू से तो थ्री आ जाएगा, मतलब ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है। तो ये हम लोगों का रेट कांस्टेंट आ रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट है। अब निकालने के लिए बोला है, निकालने बोला है कि रेट इक्वेशन निकाल दो जब क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन रह रहा है। अब बी का तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग का फाइनल जो रेट आ रहा है, रेट इक्वेशन, वो क्या है, ए इंटू 1 इंटू सी टू द पावर 1। अब k का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 0.15 इंटू सी का 0.15। तो ये हम लोग निकाले तो ये आ रहा है 6.75। तो 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू ऑलरेडी क्या हुआ है, y का वैल्यू पूछा है, तो y का वैल्यू होगा 6.7। तो 6 का जो आंसर है वो है 6.75। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू 2N2O5 गैसियस स्टेट से जा रहा है, हीट दे रहा है, 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन में, स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर क्या है 1 atm। After y into 10 to the power 3 second, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm। रेट कांस्टेंट भी दिया है, k is equal to 5 into 10 to the power minus 4। अब बोला है assuming आइडियल वैल्यू इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन y into 10 to the power, मतलब इसका y का वैल्यू क्या है। तो हम लोग अगर इक्वेशन ठीक सही से लिख ले, तो रिएक्शन लिख ले 2N2O5 हीट देने के बाद हो रहा है 2N2O4 गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस। टाइम इज इक्वल टू जब 0 है, तो ये तो 1 है, ये तो कुछ नहीं होगा। t इज इक्वल टू y इंटू 10 टू द पावर 3 सेकंड के बाद ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 2p और p। तो pt इज इक्वल टू 1 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p इज इक्वल टू 1 प्लस p। अब टोटल प्रेशर जो बोला है इनसाइड द सिलेंडर 1.445, तो 1.45 atm इज इक्वल टू 1 प्लस p। तो p क्या आ रहा है 0.45 atm। अगर 0.45 atm आ गया तो हम लोगों को पता है कि जो, अब देखो रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ b इंटू 5
बाई डी टी इजिकल टू के एक्स। तो जो रेट आ रहा है ना, बी इंटू 5 बाई डी टी इजिकल टू माइनस के एक्स। तो इसमें से जो रेट कांस्टेंट आ रहा है, रेट कांस्टेंट क्या है, 2k इस रिएक्शन के लिए। तो हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन लिखे तो 2k इजिकल टू 1/t 2.303 log ऑफ पी नॉट बाई पी। अब पी नॉट बाई पी क्या है, और 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट, मतलब इधर बोला है इनिशियल प्रेशर पी नॉट का था 1 atm, मतलब ये 1 होगा। और पी क्या आ रहा है 0 पॉइंट, सॉरी ये आएगा 1 माइनस टू पी, 1 माइनस टू पी। अब टू पी मतलब 0.45, तो ये आ रहा है 2.303 log ऑफ 1 माइनस 1.0.9 इजिकल टू 2.303 बाई टी log ऑफ 1 बाई 0.1, मतलब log 10, 2.303 बाई टी log ऑफ 10। log 10 का वैल्यू तो 1 है, तो ये है 2.303 बाई टेम्परेचर बाई टाइम, 2.30 बाई 3 इजिकल टू, तो 2.303 बाई टी इजिकल टू 2k हो रहा है। और हमें पता है कि k का वैल्यू क्या बोला है, 5 इंटू 10⁻⁻4। तो 5 इंटू 2.303 बाई टी इजिकल टू 5 इंटू 10⁻⁻4। तो इधर से जो टाइम का वैल्यू निकालते हैं, बोला है इधर टाइम निकाले तो 2.303 बाई 10 इंटू 10⁻⁻4, इसे हम लोग निकाले तो 2.303 इंटू 10⁻3, ये ऊपर जा रहा है। अब जो इक्वेशन में दिया था तो था क्या, y इंटू 10 क्यूब, टाइम इज इक्वल टू y इंटू 10 क्यूब। तो इसमें से y इज इक्वल टू 2.303। तो फाइनल आंसर जो y का निकल रहा है वो है 2.303। तो y का जो वैल्यू आंसर है, फाइनल आंसर है उस वो है 2.303। तो ये क्वेश्चन तो हो गया 7th वाला जेईई एडवांस 2019 का। अब 2019 के बाद हम लोग चलते हैं 2018 में। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये बोला है जिसका फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ये तीनों कर लो, ये तीनों और आरएनएस इक्वेशन, बस ये छोटा छोटा सवाल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बेसिक इक्वेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के जाओ, जेईई एडवांस के सवाल हो रहा है। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए गैस से टू बी गैस प्लस सी गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 300 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन। Temperature is equal to 300 Kelvin. The total pressure of the beginning time is equal to 0 at time t is equal to P naught and PT, ये तो होता ही है। Initially only A is present with concentration A naught and T 1/3 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of the initial value। करेक्ट ऑप्शन बोला है। तो ये करेक्ट ऑप्शन करने से पहले पहले तो इक्वेशन ढंग से लिख लो। इक्वेशन अगर हम लोग सही से लिख ले तो इसका क्या आ रहा है, ए से बोला है 2v प्लस सी, मतलब है अगर t इजिकल टू 0 है तो ये पी नॉट है। और टाइम t इजिकल टू टी से क्या, टी में क्या हो रहा है, पी नॉट माइनस टी, इसमें आ रहा है 2p पी। तो टोटल प्रेशर क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी। तो ये हो रहा है पी नॉट प्लस 2p। अब k का वैल्यू क्या है, k इजिकल टू 1/t ln पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी इजिकल टू 1/t ln पी नॉट बाई पी नॉट माइनस, अब इधर से हम लोग अगर p निकाल ले तो पी टी माइनस पी नॉट इजिकल टू 2p। अब p इजिकल टू पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, तो पी टी माइनस बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एल एन पी नॉट टू पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी टी 1/t एल एन टू पी नॉट बाई 3p नॉट माइनस पी टी। तो ये आ रहा है हम लोग का k इजिकल टू, ये वाला इक्वेशन आ रहा है। अब बोला क्या गया है, अब देखो क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है था टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच वन थर्ड ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज, बोला है ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। इसमें जो बोला है इसके बाद क्या हो रहा है, वन थर्ड ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन, मतलब ये तो एक अलग ही बन गया है।
तो ln मतलब टाइम निकाले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है ln p नॉट बाई p। अब बोला है अगर ये p इज इक्वल टू हो रहा है p नॉट बाई 3 दैट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t वन थर्ड। t वन बाई 3 क्या हो रहा है 1 बाई k ln p नॉट बाई p नॉट बाई 3 मतलब ln 3 बाई k। तो ये हम लोगों का निकल गया ln 3 बाई k। तो दो इक्वेशन हम लोगों को निकल रहा है, ये तो सेकंड इक्वेशन और ये आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग का ग्राफ में देखते हैं। अब इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, क्या आ रहा है k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln 2 p नॉट 1 बाई टी ln 2 p नॉट बाई 3 p नॉट माइनस pt 3 p नॉट माइनस pt। और क्या आ रहा है t 1 बाई 3 इज इक्वल टू ln 3 बाई k। अब बोल रहा है इक्वेशंस में कि फर्स्ट में देखो ln 3 p नॉट माइनस p इज इक्वल टू बाई टाइम। तो सॉरी ln 3 p, तो ये इसमें से अगर हम लोग निकाले तो kt इज इक्वल टू ln 2 p नॉट माइनस ln 3 p नॉट माइनस pt। तो ln 3 p नॉट माइनस pt इज इक्वल टू ln 2 p नॉट माइनस kt। अब ये वर्सेस ये हम लोग अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं तो इसका टाइम से निकाल रहे तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, इसका इंटरसेप्ट आ रहा है ln 2 p नॉट और स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट ग्राफ है, ये तो सही है। इसके बाद बोल रहा है टी हाफ 1/3 कॉन्सेंट्रेशन। अब टी हाफ तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहता। ये बी गलत है। अब बोल रहा है ln p नॉट बाई पी टी इज इक्वल टू टाइम। तो इस इक्वेशन से जो हम लोग का आ रहा है, ये तो 3 p नॉट माइनस पी टी आ रहा है ना। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये ग्राफ गलत होगा। और रेट कांस्टेंट बाई ए नॉट। अब रेट कांस्टेंट क्या है, मतलब के इसके साथ ए नॉट का इक्वेशन, मतलब टी हाफ इज इक्वल टू ln 3 बाई के। ये तो हम लोगों का फॉर्मूला है। अब k इज इक्वल टू ln 3 बाई टी हाफ। इसका अब k का ये रेट कांस्टेंट का तो एक सिमिलर वैल्यू है ना, तो इसका कुछ भी वैल्यू आ जाए वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ए नॉट से ऊपर कोई चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शंस भी सही है। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए एंड डी ऑप्शन है। अब ध्यान से पढ़ लो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, इन बाइमोलिकुलर रिएक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसके इन द स्टेरिक फैक्टर पी वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5, मतलब पी ग्रेटर देन 1 है, मतलब हाई वैल्यू है 4.5। p is equal to 4.5. The correct options from the following. The value of the frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than the determined value. अब Arrhenius equation क्या बोलता है? Arrhenius equation जो कि एक्सपेरिमेंटली आता है, वो तो आता है a इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर हम लोग जब थियोरिटिकली कैलकुलेट करते हैं आर्डिनियस का, तो वो आता है p इंटू ए ई इंटू ई ए बाई आर टी। ये तो आता है, ये तो स्टेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ए है आर्डिनियस का और ये जो ए है ये है एक्सपेरिमेंटल का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय द एल्गोरिथम इज हायर देन द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जब हम लोगों का इधर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, तो इस बार इसमें ढंग से देख लो क्या हो रहा है। इसमें अगर हम लोग को अगर p का वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो क्या होता है, और p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। पहले तो इसमें जो ये आ रहा है ये एक्सपेरिमेंटल है। ये किसके साथ, अगर हम लोग के एक्सपेरिमेंटल और के आर्डिनियस को इक्वल मान ले एक सेकंड के लिए, क्या होता है के आर्डिनियस इंटू पी। अब के एक्सपे पी जब लेस देन 1 होगा, पी जब गिरेगा तो ए आर्डिनियस को इंक्रीज होना पड़ेगा, जैसे कि वो इसके साथ इक्वल हो सके। तो पी 1 के लिए क्या हो रहा है, ए आर्डिनियस इन ग्रेटर देन ए एक्सपेरिमेंटल। और p जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है, p जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा,
देखो p जब ग्रेटर देन होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसको कम होना पड़ेगा इसके साथ इक्वल होने के लिए। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए ये आर्हेनियस का वैल्यू लेस होना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल से। अब इधर बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड इज हायर देन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। हम लोगों का जो p का वैल्यू है वो 4.5 है, मतलब वो ग्रेटर देन 1 में आ रहा है। तो आरएनएस का वैल्यू जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसका वैल्यू क्या है? ए एक्सपेरिमेंटल से लेस है। ए एक्सपेरिमेंटल से इधर बोला है आरएनएस इक्वेशन का हायर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। अब ये जो वैल्यू है ना कि आरएनएस इज इक्वल टू पी इंटू ए आर इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इधर जो एक्टिवेशन एनर्जी है अब इसे तुम स्टेडी फैक्टर को ज्यादा चेंज कर लो, लेस देन वन ले आओ या ग्रेटर देन वन ले आओ, इजिकल टू वन ले आओ, उससे तो रेट कांस्टेंट में फर्क पड़ रहा है। ये तो रेट कांस्टेंट है। अब ये पी का स्टेडी फैक्टर के वजह से तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन स्टेडी फैक्टर। इसके वजह से कोई चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ फर्क तो नहीं हो रहा है, तो ये तो सही आंसर है। अब बोला है सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अंटिल एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। अब इसमें क्या है, जब P बहुत छोटा होता है, मतलब P लेस देन 1 होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, कब को होता है? द रिएक्शन टू बी कैरी आउट एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज नीडेड, कैटलिस्ट इज नीडेड। मगर इसमें क्या है, इसमें तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 4.5 है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 होने से ये मतलब ये तो इफेक्टिव कैटलिस्ट का जरूरत ही नहीं है कोई, क्योंकि factor बहुत सही से कम आ रहा है क्या? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें तो हम लोग देख लिए है ना कि जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर p ग्रेटर देन 1 के लिए जो आर्हेनियस फैक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये हायर देन प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंटल का ज्यादा हो रहा है, तो ये तो सही है। तो इसका नाइन्थ का ऑप्शन बी एंड डी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला है द अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन एक्टिवेशन हाई एक्टिवेशन एनर्जी इंप्लाइज अ फर्स्ट रिएक्शन। तो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बोला है जितने ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा होगा, तो ई ए बाई आर टी भी बहुत ज्यादा होगा, ई ए बाई आर टी बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी बहुत कम हो जाएगा। अब माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी भी बहुत कम हो जाएगा, मतलब के बहुत कम हो जाएगा। इम्प्लाइज है फास्ट रिएक्शन नहीं, ये स्लो रिएक्शन होगा। तो ये तो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। तो सेकंड में आते हैं द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिशन हुज एनर्जी एक्सिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, मगर ये हम लोग देखते थे कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, ये बाई आर टी घटेगा, ये बाई आर टी घटेगा, तो माइनस ये बाई आर टी क्या होगा, इंक्रीज होगा, माइनस ये बाई इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो ये तो सही है। और टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रेटर नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स का अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। मॉलिक्यूल्स का एक के अंदर तुम एनर्जी दे दोगे वो छटपटाता रहेगा, मतलब एक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, बोलते हैं ना जो छोटे बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो वो करते हैं, भागता फिरता है, भागता फिरता है, भागता फिरता है। अगर वो भागता फिरेगा तो क्या होगा, उसके अंदर कॉलिशन मतलब उन दोनों के कॉलिशंस बहुत ज्यादा होगा, और ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिशंस तो उन लोगों के बीच में हो रहा है, मतलब उन लोगों का एनर्जी एक्सिट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी से एग्जिट कर जाता है, तो ये तो सही है। अब हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट कांस्टेंट। और हम लोग इसे अगर एल एन के फॉर्म में लिखे तो ये क्या आ रहा है, एल एन ए माइनस ई ए
बाई RT1 टेम्परेचर सेकंड में लिखे तो ln K1 और K2 आ रहा है ln A माइनस EA बाई RT2। तो इसका ln K1 K2 बाई K1 क्या आ रहा है EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब देखो ln K जो है ना ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। अब बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा करूंगा के का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हम लोग का सही है कि ये बढ़ने से हायर द मैग्नीट्यूड ये बढ़ रहा है। तो मैं मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस भी ln के का स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच कॉलिशन ऑकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है वो एक इज ए मेजर ऑफ रेट एट विच कॉलिशन ऑकर्स। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो पी बोला ना ये पिछले क्वेश्चन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो था वो क्या हो रहा है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए आर एन एस के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इधर है शेल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी इधर है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। तो डिपेंड अगर नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन भी सही है। तो 10th का ऑप्शन है बी सी एंड डी। इसका बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है फॉर द एलिमेंटरी रिएक्शन एम द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ एन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द। तो इसका रेट क्या होगा रेट इज इक्वल टू k इंटू एम टू द पावर x। अब बोल रहा है द डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ एम तो डिसअपियर करना है ना बाय ए 8। तो रेट क्या हो रहा है रेट 8 टाइम हो रहा है जब क्या होगा अब डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम 2m होने से रेट 8 टाइम घट रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है मतलब रेट इक्वेशन जो रेट होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। तो ये तो 8 टाइम्स हो रहा है। तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो कह रहा है 8 इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एक्स 2 टू द पावर एक्स। ये तो कट जाएगा। तो 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 8। तो एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इसका ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द रेट इक्वेशन इज 3। ये तो भाई ये तो मतलब क्या ही सवाल था इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ये तो 2014 तक हो गया। अब हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट ईयर में आया है वो देख लेते हैं। वो एडवांस 2024 का है। एक तो है हम लोगों का न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल और एक है हम लोगों का ये एसएसए का सवाल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये लास्ट में मैं कराऊंगा एकदम ध्यान से सब लोग देख लो। ये तो मतलब एक फुद्दू सा सवाल है और ये तो 2014 में क्या ही था इसमें तो कुछ था ही नहीं करने के लिए। और ये देख लेते हैं यूरेनियम का एक सवाल देख लेते हैं जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के है। तो पहले हम लोग ये से देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है ना ये रेडियो एक्टिविटी वाला। तो रेडियो एक्टिविटी में बोला है तो सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238 आइसोटोप। मतलब जो इनिशियल जो सैंपल है उसके उसमें क्या है 238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है विद सम टाइम यूरेनियम 38 क्या हो रहा है डिकेज इनटू द लेट 2006 while some of it remains undistinguished. When the age of the sample is p into 10 to the power 8 years, the ratio rate of mass of the lead to 6। मतलब अब जब टाइम निकलता जा रहा है तब क्या हो रहा है लेड 206 और यूरेनियम 238 का जो मास का रेशियो है 7। अब हम लोगों को ये जो ए नॉट एटी जो आता है ना ये सब आता है मोल्स। तो अगर मोल्स में मतलब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इज इक्वल टू मतलब मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हम लोगों को 7 दिया है। तो मान लो कि ये 1 है लेड 206 का 1 है या फिर यूरेनियम का 1 है। तो ये आएगा लेड का आएगा 1 बाई लेड बाई 7। तो हम लोग अगर ढंग से करें तो क्या हो रहा है पहले देखो
ए नॉट आ रहा है, ए नॉट प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोल ऑफ यूरेनियम 238 और एटी क्या आ रहा है, फाइनल मोल ऑफ यूरेनियम 238। अगर हम लोग ए नॉट बाई एटी निकाल ले तो क्या हो रहा है, पहले तो 1/238, ये 238 किस लिए आ रहा है, इसके लिए यूरेनियम का, और आ रहा है 1/206, ये 1 नहीं, ये 7 आएगा क्योंकि ये 7 टाइम्स है। और इसके बाद नीचे आ रहा है 1/238, तो इसके वजह से अगर 1/238 करे तो ये आता है 0.0042 और ये आता है 0.0340, तो ये 0.0042, तो इसका वैल्यू आ रहा है 9.9। अब नॉर्मल जब रेट कांस्टेंट निकालते हैं, अब रेडियो एक्टिविटी का जो कोई भी सवाल है ना, ये चलता है फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से चले तो इसका फॉर्मूला आएगा log a नॉट बाई एटी, ए नॉट बाई एटी का वैल्यू क्या है, 1/t इंटू log ऑफ 9.1। अब ये आ रहा है k का वैल्यू, ये हम लोग का आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोग को पता है हाफ लाइफ जो कि है, अब वैल्यू है द हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम 230 इज 4.5, अब 0.693 बाई टी हाफ, इसका वैल्यू किससे सिमिलर हो रहा है, 1/t इंटू 0.693 log ऑफ 9.1। तो इसमें क्या आएगा, अगर हम लोग इधर से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, के को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1/t इज इक्वल टू, सॉरी इसमें होगा क्या, इसमें के का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले, के का वैल्यू 0.693 बाई टी हाफ दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स, तो इसमें से जो के का वैल्यू आता है वो आता है 1.54 इंटू 10⁻−10। ये हम लोग अभी फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे, इसकी इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग इसे फाइनल इक्वेशन में पुट करें तो 1/t क्या आ रहा है, 1/t आ रहा है के इंटू लॉग ऑफ 9.1। अब हम लोग को निकालना है t, t इज इक्वल टू 1/k इंटू लॉग ऑफ 9.1। अब k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 10⁻10 ऊपर जाएगा बाई 1.54 इंटू लॉग ऑफ 9.1। तो इसमें से जब टाइम का निकाले तो टाइम आएगा 1.143 इंटू 10⁸ इधर लिखा है कि अगर बोला है द वैल्यू ऑफ पी इज, द वैल्यू ऑफ पी क्या है, पी इंटू 10⁸ से पी का जो वैल्यू आएगा ये 143 आएगा, ये है पी का वैल्यू 143। ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है ये एसएसए का सवाल है, मगर ये फास्ट इक्विलिब्रियम जैसे दिया है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि k1/k-1 क्या होता है, N2O2 NO का होल स्क्वायर। अगर ये फास्ट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, अगर ये स्लो होता, आरडीएस होता, तो क्या होता, हम लोगों को पूरा ऐसे से करना पड़ता। मगर अगर हम लोगों को इक्वेशन से ये फास्ट इक्विलिब्रियम की वजह से ये पता चल जाता है। तो अगर हम लोगों को स्लो स्टेप ये है, तो स्लो स्टेप ये है कि इन तो नाइट्रोजन गैस निकाल रहा है, तो जो रेट इक्वेशन होता है, रेट इक्वेशन जो होता है हम लोगों का, K2 इंटू N2O2 बाई H2, यही तो है स्लो स्टेप का। अब स्लो स्टेप का ये है तो N2O2 का इधर से निकल जाएगा ना, N2O2 इज इक्वल टू K2/k-1 इज इक्वल टू इंटू NO स्क्वायर। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं K2 इंटू K2/k1 इंटू, सॉरी k-1 NO का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन। तो जो रेट आ रहा है, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K2/k-1 NO स्क्वायर बाई हाइड्रोजन। सॉरी इसमें था K1 था, इसमें K1, तो ये K1 होगा, तो ये K1 होगा। अब पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यही तो था, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये अगर हम लोग ए
और इसे हम लोग बी मान लेते हैं, ये तो 1 है, इसे हम लोग बी मान ले तो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये हम लोग का ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया 3, क्योंकि ऑर्डर पता है कि दोनों को मिला के आते हैं। तो यही था, ये 12 क्वेश्चन, ये शायद 10 11 12 था, 10 10 11 13 क्वेश्चन था। ये 13 क्वेश्चन से आया था लास्ट 3 ईयर से, लास्ट 10 ईयर से। तो लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग क्या ही देखे, एक सवाल था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो पिछले बार का आया हुआ था, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो क्या था, वो घुमा फिरा के आर्हेनियस इक्वेशन ही घुमा फिरा था। और जो टेबल का था, चार्ट में तो क्या कुछ नहीं था, चार्ट में तो मतलब सबसे आसान होता है, मगर मतलब केमिकल काइनेटिक्स से सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा, तुम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ढंग से पढ़ के जाओ। आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल बन जाएगा। और मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ्स और इक्वेशन और हाफ लाइफ निकाल लो, बहुत अच्छे से। मतलब इन तीनों का बेसिक से सवाल एक चार्ट करके मैं आगे शॉर्ट वीडियोज़ लाऊँगा कि मतलब शॉर्ट नोट्स लाऊँगा कि कैसे शॉर्ट्स नोट्स निकाल सकते हैं, या फिर कैसे मतलब एक रिवीजन टाइप का करो अच्छे से। मतलब सब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होता कि हर एक डेरिवेशन कर लो, हर एक सब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 1 घंटे में 1 चैप्टर खत्म हो जाता है। बस ढंग से रिवाइज कर लो, ढंग से रिवाइज करना सीखो कि कैसे रिवाइज करना होता है। पहले पहले ज़ीरो ऑर्डर पकड़ो, ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ देख लो और इक्वेशन देख लो और हाफ लाइफ देख लो, ये 3 चीज़ देख लो। फिर आओ फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में। ये ती एक एक कॉपी का एक पेज में ये ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तीनों चार्ट वाइज़ लिख लो। चार्ट वाइज़ लिखने के बाद ये कर लो और आर्हेनियस इक्वेशन का थ्योरी पढ़ लो, और कुछ नहीं है, और तो कुछ सवाल नहीं है जेईई एडवांस में, और कोई सवाल नहीं दिख रहा है। और आने वाला अगर 2025 में भी आए ना, क्या ही आएगा? एक आर्हेनियस का सवाल दे सकता है या फिर कुछ देगा, जो भी है। और मतलब लास्ट 10 इयर्स में देख रहे हो कि सारे जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आ रहा है। ऐसा कुछ उल्टा-सीधा सवाल नहीं दे रहा है। और ये तो बहुत फुद्दू सा सवाल था 2014 में जो आया था। तो यही था आज का वीडियो, केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी सवाल था लास्ट 10 इयर्स का वो मैंने करा दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो मतलब भाई मेहनत तो थोड़ा कर रहा हूँ, मतलब अभी तो मेरा साल खत्म होने वाला है और मैं आईआईटी दिल्ली का ही हूँ भाई। तो थोड़ा-सा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, जितने बंदे हो सके मतलब देख लो वीडियो, क्योंकि वीडियोज़ तो ऐसे भी बहुत मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो भी देख लेते हो और मेरा भी वीडियो देख लेना, मतलब क्या ही जाता है, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और उससे भी बहुत बढ़िया है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो। आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे तो भाई सच में बोल रहा हूँ, आईआईटी एक बार आ जाओ, आईआईटी के बाद मज़े ही मज़े हैं। और इतने मतलब इसके बाद भी ना हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बहुत जगह जा सकते हो। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इतना कनेक्शंस है ना, मेरा मेरा खुद का बहुत कनेक्शंस है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, मतलब इधर के प्रोफ़ेसर्स का जितने भी हो सकता है, मतलब भाई बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग बहुत मेहनत करो जेईई एडवांस देके टॉप आईआईटीज़ में आने के लिए, क्योंकि जितना एक आईआईटी मतलब एक क्वेश्चन छूटेगा ना, एक आईआईटी गिर जाता है। मतलब एक आईआईटी तुम्हारा रैंक बहुत पीछे आ जाता है। तो एक-एक सवाल को चुनो। अगर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली टॉप 7 आईआईटीज़ मिल जाता है ना, टॉप 7 आईआईटीज़ बहुत उन लोगों का प्रोफेसर्स का कनेक्शन बहुत हाई होता है। तो मेहनत करो और बहुत अच्छे से रहो। ओके, गुड बाय। मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो।